Hello everyone, this one is the third lecture of the chapter The Living World. In previous lecture, we discussed about the binomial nomenclature and the principles of binomial nomenclature. Okay? Now in this lecture, I will start with the trinomial nomenclature, systematics, taxonomic hierarchy and taxonomic aids or taxonomic tools. Now in this taxonomic aids or taxonomic tools, there are several taxonomic tools or aids are present, but in this lecture I will discuss up to the herbarium only. Clear? Now I am going to discuss the trinomial nomenclature first. Clear? So what is trinomial nomenclature? What is trinomial nomenclature? Tri means three. That means from this term we can easily assume that there are three names may be present. तो यहाँ पे अगर देखो व्हाट इज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिस नेम. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या था? दो नाम था. क्या क्या? वन इज जेनेरिक नेम एंड अदर वन इज स्पीसीज नेम. तो यहाँ पे अगर देखो जेनेरिक नेम एंड स्पीसीज नेम इज फॉलोड बाय सब स्पीसीज नेम. ठीक है, मतलब जेनेरिक नेम एंड स्पीसीज नेम के पीछे अगर सब स्पीसीज का नाम अगर जोड़ दिया जाता है तब जो नाम होता है इट इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर. फिर से मैं रिपीट करूँगा, व्हाट इज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर? जेनेरिक नेम एंड स्पीसीज नेम इज फॉलोड बाय सब स्पीसीज नेम इज कॉल्ड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर. क्लियर? नाउ इसका अगर एग्जाम्पल अगर देखो, एस्करिस लुम्ब्रिकॉइड्स ह्यूमेनिस. एस्करिस लुम्ब्रिकॉइड्स ह्यूमेनिस मतलब यहाँ पे अगर देखो एस्करिस इज द जेनेरिक नेम, lumbricoides is the specific name and humanis is the name of subspecies. ठीक है, and this condition is called as trinomial nomenclature. even human का scientific name भी अगर देखो homo sapiens sapiens, तो मतलब यहाँ पर जो sapiens is the specific name and जो second sapiens यूज़ किया जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे subspecies name. so what is the full form? homo sapiens sapiens is the scientific name of human. ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो तीन नाम दिया जा रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर. नाउ यहाँ पे और एक टर्म है व्हिच इज कॉल्ड एज सिस्टेमेटिक्स. ठीक है, तो व्हाट इज सिस्टेमेटिक? ये टेक्सोनोमी से थोड़ा अलग है. टेक्सोनोमी क्या करता था? टेक्सोनोमी यूज टू स्टडी फॉर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर. ठीक है, बट सिस्टेमेटिक इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द टेक्सोनोमी. तो व्हाट इज टेक्सोनोमी, व्हाट इज सिस्टेमेटिक? इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ काइंड ऑफ डाइवर्सिटी. ठीक है, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ काइंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड देयर रिलेशनशिप. मतलब जो डिफरेंट डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है उसको डिफरेंट फॉर्म्स को स्टडी किया जाएगा एंड हर एक फॉर्म के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप डेवलप होता है उसको जब स्टडी किया जाएगा तब इट इज़ कॉल्ड एज सिस्टेमेटिक. तो व्हाट इज सिस्टेमेटिक्स? इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ काइंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड देयर रिलेशनशिप. क्लियर? The concept of systematic was provided by Simpson and the term systematic was given by Carolus Linnaeus. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सिम्पसन ने. and the term systematic was coined by Carolus Linnaeus. तो यहाँ पे दो टर्म हम लोगों ने कर लिया, क्या क्या? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड सिस्टेमेटिक्स. नाउ देयर इज अनदर टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज टेक्सोन. ठीक है, तो टेक्सोन एक्चुअली रिलेटेड टू द टेक्सोनोमिक हायरार्की. यहाँ पे अगर क्या देखो व्हाट इज टेक्सोन और इट इज ऑल्सो नोन एज टेक्सा. For the purpose of classification, Linnaeus classified organism into different groups. ठीक है, for the purpose of classification मतलब क्लासिफिकेशन के लिए लिनियस ने क्या किया था? ऑर्गेनिज्म को बहुत सारा ग्रुप में या फिर रैंक में डाल दिया था. व्हाट आर द रैंक? लाइक फाइलम, क्लास, ऑर्डर एटसेट्रा. ईच ऑफ रैंक ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी इज कॉल्ड एज टेक्सोन. मतलब टेक्सोनोमिक हर एक रैंक जो है, हर एक रैंक को हम लोग क्या बोलेंगे? टेक्सोनोमी. तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ? फाइलम इज ए टेक्सोन, क्लास इज ए टेक्सोन, ऑर्डर इज ए टेक्सोन. ठीक है, विच इज कॉल्ड एज टेक्सोन, या फिर जेनस इज ऑल्सो ए टेक्सोन. नाउ यहाँ पे अगर देखो किंगडम इज द लार्जेस्ट टेक्सोन एंड स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट वन. ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो किंगडम इज द लार्जेस्ट टेक्सोन एंड स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट वन. दिस वन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ taxonomic hierarchy. The term taxon was introduced by International Code for Botanical Nomenclature. ये जो टेक्सोन का या फिर टेक्सा का जो टर्म जो है इसको किसने प्रोवाइड किया था? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर. तो इन दिस
लेक्चर हम लोगों ने अभी तक क्या 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 किया। वन इज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का 3 नाम होगा। क्या क्या? जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम एंड द नेम ऑफ सब स्पीसीज, तो विच इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल। सिस्टेमेटिक में हम लोगों ने क्या देखा? इट इज़ द स्टडी ऑफ काइंड ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब कितना वेराइटी का डाइवर्सिटी होगा एंड हर एक डाइवर्स फॉर्म के बीच क्या रिलेशनशिप हो सकता है, उसका अगर स्टडी किया जाएगा देन इट इज कॉल्ड एज सिस्टेमेटिक। एंड टेक्सन क्या है? इट इज द ईच रैंक ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप और कैटेगरी इज कॉल्ड टेक्सन। ठीक है, और इसमें लार्जेस्ट टेक्सन क्या था? किंगडम, स्मॉलेस्ट वन इज स्पेसीज। द टर्म टेक्सन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये हो गया ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, सिस्टेमेटिक्स एंड टेक्सन। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड विल डिस्कस अबाउट द टेक्सोनोमिक हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या है? एक स्टैक और रैंक वाइज उसको अगर अरेंज करेंगे तो व्हाट इज टेक्सोनोमिक हायरार्की? डेफिनेशन को अच्छे से देख लेना। व्हाट इज टेक्सोनोमिक हायरार्की? इट इज ए सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट और फ्रेमवर्क। ठीक है, I am again repeating, it is a system of arrangement of or framework for classification in which various taxonomic categories are placed in order to logical sequence। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है? बहुत सारा रैंक जो होता है टेक्सोनोमी में, all this rank are sequentially arranged or in a framework form to place the organism इन लॉजिकल सीक्वेंस। मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने क्या किया है? रैंक वाइज उसको हम लोग रैंक प्रोवाइड करते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। तो उस रैंक वाइज अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करेंगे इट इज़ कॉल्ड एज टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, ये जो टेक्सोनोमिक हायरार्की जो है, दिस टेक्सोनोमिक हायरार्की वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की है इट इज ऑल्सो प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस, दस इट इज ऑल्सो नोन एज लिनियन हायरार्की। ठीक है, दस इट इज ऑल्सो नोन एज लिनियन हायरार्की बिकॉज इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस। एंड थर्ड वन इज, अगर देखो, हायरार्ची इंक्लूड्स 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। यहाँ पे क्या होता है? देयर आर 7 ऑब्लिगेट। 7 ऑब्लिगेट का मतलब क्या है? दीज आर द एसेंशियल कैटेगरीज ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो अभी हम लोग जानेंगे व्हाट आर द 7 essential or obligate categories. First one is kingdom, second one is phylum or division, third one is class, fourth one is order, fifth one is family, sixth one is genus and the last one is called as species. तो यहाँ पे अगर देखो किंगडम, फाइलम और डिवीजन, यहाँ पे देखो फाइलम और डिवीजन मैंने क्यों डाला है, फिर से मैं रिपीट करूँगा, व्हाई इट इज़ रिटन एज फाइलम और डिवीजन। The term phylum is used for animal only or animals, clear? And the term division is used for plant. Means division is the term which is equivalent to the phylum and it is used for plants. Then it is followed by class, order, family, genus and species. यहाँ पे अगर देखो kingdom is the largest or the highest rank of the taxonomic hierarchy and species is the smallest unit भी बोल सकते हैं या फिर smallest rank of the taxonomic hierarchy। और यहाँ पे अगर देखो और एक चीज़, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से सुन लेना। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट? ये जो टेक्सोनोमिक हायरार्की जो है इट इज़ प्रेजेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नॉट इन डिसेंडिंग, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ नहीं होगा, नीचे से होगा ऊपर की तरफ। क्योंकि व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की? स्पीसीज, मतलब स्पीसीज से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड डिवीजन, इट इज़ द असेंडिंग ऑर्डर और द टेक्सोनोमिक हायरार्की इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हो। तो ये कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की? असेंडिंग, डिसेंडिंग, बोथ या फिर नॉन, इट इज़ द असेंडिंग। ठीक है, ये हो गया टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो टेक्सोनोमिक हायरार्की का डेफिनेशन फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट का एक सिस्टम है या फिर फ्रेमवर्क है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर रैंक वाइज अगर हम लोग फ्रेम करना चाहेंगे इट इज़ कॉल्ड एज टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो इट इज़ ए सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट और फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफिकेशन इन विच वेरियस टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आर प्लेस्ड इन ऑर्डर टू लॉजिकल सीक्वेंसेस। मतलब इन लॉजिकल सीक्वेंसेस अगर देखो क्या है, इट इज़ बाय असेंडिंग ऑर्डर,
क्योंकि स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट, ग्रुप ऑफ स्पीसीज से बनता है जेनास, ग्रुप ऑफ जेनास से फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली से बनता है ऑर्डर। तो एक लॉजिकल सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर में ये डेवलप होता है, तो विच इज कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो दिस वन इज असेंडिंग वे ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एग्जाम ओनली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर देखो जितना भी टेक्सोनोमिक रैंक है, हर एक रैंक को हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट और द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या था, स्पीसीज। तो डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज है, तो यहाँ पे क्या है देखो, डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल। यहाँ पे देखो मैंने इसको येलो कलर में दिया है बिकॉज दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में यही टर्म एज ए ऑप्शन रहता है। स्पीसीज डिफाइंड एज और which of the following is the definite feature of species। तो इसमें मैंने क्या लिखा है देखो, स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल। यहाँ पे देखो इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल which आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम सच अदर ग्रुप्स। इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल का मतलब क्या है, दे आर यूज टू ब्रीड इन बिटवीन देमसेल्व्स। मतलब काउ यूज टू ब्रीड विथ काउ इन नेचुरली, डॉग यूज टू ब्रीड विथ डॉग्स, ठीक है, देन एलिफेंट ब्रीड विथ एलिफेंट, मतलब अपने कैटेगरी के साथ ही उनका ब्रीडिंग होता है। दैट इज वाई स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल व्हिच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम सच अदर ग्रुप। तो इसमें की टर्म क्या है, इट इज द इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल, ठीक है, व्हिच इज द बेसिक और की फीचर ऑफ द स्पीसीज। नाउ द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज जो है, दिस बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज गिवन बाय मेयर एंड द टर्म स्पीसीज वाज गिवन बाय जॉन रे। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। द टर्म स्पीसीज किसने कॉइन किया था, द टर्म स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय जॉन रे एंड जॉन रे वाज द फर्स्ट पर्सन हु आल्सो एस्टैब्लिश्ड दैट स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज। तो डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन स्पीसीज और व्हाट डू यू मीन बाय स्पीसीज, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज। आफ्टर स्पीसीज नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में अगर जाए, स्पीसीज के बाद कौन होगा, जेनास। अभी जेनास क्या है देखो, जेनास इज डेजिग्नेटेड एज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज व्हिच आर रिजेंबल्स विथ ईच अदर। मतलब बहुत सारा स्पीसीज जो है, व्हेन ऑल सेवरल स्पीसीज अंडर ए सिंगल जेनस इज प्रेजेंट, देन इट इज और सेवरल स्पीसीज कॉन्स्टिट्यूट ए जेनस। फिर से मैं डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा। जेनस इज डेजिग्नेटेड एज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जो स्पीसीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड होगा दे आर बिलोंग्स टू ए जेनस। जैसे अगर देखो पेंथेरा टाइग्रिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर, पेंथेरा लियो इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन। तो यहाँ पे अगर देखो दे आर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एंड दे कॉन्स्टिट्यूट ए जेनस, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ जेनस। देन नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में जाओ, जेनस के बाद क्या आएगा, फैमिली। तो फैमिली क्या है, ये फैमिली इज ए टेक्सोनोमिक कैटेगरी हैविंग वन और मोर रिलेटेड जेनेरा, मतलब जेनस which are common in characters, ठीक है। व्हाट इज फैमिली, ए टेक्सोनोमिक कैटेगरी हैविंग वन और मोर रिलेटेड जेनेरा which are common in character। मतलब बहुत सारा जेनस का अगर करेक्टर अगर क्वाइट सिमिलर होता है या फिर मोर देन वन जेनस का करेक्टर अगर क्लोजली रिलेटेड होता है, देन दे कॉन्स्टिट्यूट अनदर कैटेगरी व्हिच इज द फैमिली। इसी हिसाब से अगर देखो ऑर्डर क्या है, एन ऑर्डर इज कम्पोज ऑफ सेवरल फैमिली, बहुत सारा फैमिली कॉम्बाइन होकर बनता है ऑर्डर। सेम यहाँ पे अगर देखो क्लास क्या है, बहुत सारा ऑर्डर जो है इन ए टेक्सोनोमिक कैटेगरी कॉम्बाइन टू फॉर्म द क्लास। तो इट इज द टेक्सोनोमिक कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिलेटेड ऑर्डर्स। एंड नेक्स्ट अगर देखो फाइलम, और हम लोग इसको क्या बोलते थे, डिवीजन। तो इट इज ए टेक्सोनोमिक कैटेगरी व्हिच विथ मेनी क्लास एंड रेजेंबलिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, बहुत सारा क्लास जो है रिलेटेड क्लास और रेजेंबलिंग क्लास कॉम्बाइन टू फॉर्म द फाइलम, मतलब बहुत सारा रिलेटेड क्लास कॉम्बाइन टू फॉर्म द
फाइलम। यहाँ पे अगर देखो एक पॉइंट मैंने क्या लिखा है, देखो इन प्लांट्स डिविजन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ फाइलम। मतलब ये दोनों एक ही टर्म है, सिर्फ ऑर्गेनिज्म के हिसाब से उनका टर्म चेंज हुआ है। इन केस ऑफ एनिमल्स इट इज कॉल्ड फाइलम, इन केस ऑफ प्लांट इट इज यूज्ड एज ए डिविजन। ठीक है, तो ये हो गया फाइलम। एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज द किंगडम। बहुत सारा फाइलम जो है, सेवरल नंबर ऑफ फाइलम combine to form the kingdom, and kingdom is the highest rank of taxonomic category composed of several phylum. All animals included in animal kingdom and all plants are included under plant kingdom. ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, तो ये जितना भी डेफिनेशंस है, डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द स्पेसिस। नाउ नेक्स्ट अगर देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, उस टेबल में क्या है, दिस टेबल इज एज इट इज प्रेजेंट इन एनसीईआरटी बुक ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर देखो मैंने कुछ प्लांट और एनिमल को अपने क्लासिफिकेशन के हिसाब से अरेंज किया है। तो फर्स्ट जो है देखो क्लासिफिकेशन लिखा है, मतलब इसमें क्या लिखा है मैंने, द टेक्सोनोमिक कैटेगरी ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो यहाँ पे देखो चार्ट में फर्स्ट मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, मैंगो, देन व्हीट, देन हाउस फ्लाई, देन ह्यूमन। तो किंगडम मैंगो के केस में अगर देखो व्हाट इज द किंगडम, मैंगो इज ए प्लांट तो बिलोंग टू किंगडम प्लांटी। फाइलम और डिवीजन, यहाँ पे अगर देखो एंजियोस्पर्मी, डिवीजन होगा इसमें फाइलम नहीं लिखेंगे, प्लांट के केस में हम लोग लिखेंगे डिवीजन एंजियोस्पर्मी, मतलब फ्लावरिंग प्लांट। क्लास डाइकोटिलेडोनी, डाइकोटिलेडोनी मतलब उनका सीड का जो कैरेक्टर है कितना होगा, 2 कोटिलेडोन होगा। ऑर्डर इज सेपिंडिल्स, फैमिली एनाकार्डिएसी, जेनस मैंगिफेरा एंड स्पीसीज इंडिका। इंडिका का मतलब क्या है, इट इज द स्पीसीज व्हिच वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया मैंगिफेरा, इंडिका इज द साइंटिफिक नेम एंड दे आर टेक्सोनोमिक कैटेगरी। यहाँ पे अगर देखो व्हीट, इट इज ऑल्सो ए प्लांट, द किंगडम प्लांटी। फाइल डिवीजन अगर देखो इट इज ऑल्सो बिलोंग टू एंजियोस्पर्मी, मतलब फ्लावरिंग प्लांट। बट व्हाट इज द नेचर ऑफ क्लास, मैंगो था डाइकोटिलेडोनी एंड व्हीट इज ए मोनोकोटिलेडोनी। मोनोकोटिलेडोनी मीन्स सीड कंटेन सिंगल कोटिलेडोन, मतलब 2 पार्ट नहीं है सीड का। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज मोनोकोटिलेडोनी। देन ऑर्डर पोएल्स, फैमिली पोएसी, जेनस ट्रिटिकम एंड स्पीसीज एस्टिवा। ठीक है, हाउस फ्लाई इज ए belongs to animal, तो kingdom animalia. What is the phylum, arthropoda. Class insecta, order diptera, family Musidae, genus Musca and species domestica. ठीक है, तो ये हो गया टेक्सोनोमिक रैंक ऑफ हाउस फ्लाई। ऑल दीज आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। कैसे 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हुआ, किंगडम 1 2 फाइलम, 3 class, 4 order, 5 is the family, 6 one is the genus and 7th one is the species. And the last example क्या है, human का दिया है, human also belong to kingdom animalia. Then what is the phylum, chordata, class mammalia, order primata, family hominidae, genus homo and species sapiens. तो ये हो गया कुछ एग्जाम्पल ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो क्या क्या ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे देखो एग्जांपल में, मैंगो, व्हीट, हाउस फ्लाई एंड ह्यूमन। नीचे एक देखो मैंने बहुत एक इम्पोर्टेंट बॉक्स दिया है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस बॉक्स। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विल इंक्रीज फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज व्हाइल नंबर ऑफ कैरेक्टर विल डिक्रीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर अगर हम लोग किंगडम से लेके स्टार्ट करेंगे और ख़त्म करेंगे स्पीसीज में, तो उसमें क्या होगा, उस इंडिविजुअल का नंबर ऑफ कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। कैसे, जैसे किंगडम प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब एक अपना एक कैरेक्टर होगा, मतलब दे आर ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। देन सेकेंड कैरेक्टर क्या जोड़ दिया यहाँ पे अगर देखो, फाइलम, मतलब डिवीजन में क्या लिखा है देखो, एंजियोस्पर्म, दैट मीन्स दे आर फ्लावरिंग सीड कंटेनिंग प्लांट, तो ये दूसरा कैरेक्टर जुड़ गया। तो क्लास डाइकोटिलेडोन, मतलब 2 कोटिलेडोन है सीड का। तो जितना नीचे आएंगे आते आते क्या होगा, अप टू स्पीसीज आने के बाद हम लोग को बहुत सारा कैरेक्टर मिल जाएगा। मतलब कैरेक्टर क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है कहाँ से,
किंगडम से जब हम लोग स्पीसीज की तरफ जाएंगे। एट द सेम टाइम अगर उल्टा प्रोसेस में जाएंगे तो क्या होगा, हर एक कैटेगरी में मतलब स्पीसीज से लेके अगर हम लोग किंगडम तक जाएंगे तो हर एक रैंक में कोई ना कोई कैरेक्टर हम लोग माइनस करते रहेंगे। तो माइनस करते करते 5 किंगडम में जाने के बाद प्लेंटी के केस में एक ही कैरेक्टर रहेगा, क्या रहेगा, हम लोग लिखेंगे इट इज़ ए ऑटोट्रोपिक प्लांट। बाकी सब कैरेक्टर हम लोग छोड़ दिया, हम लोगों ने छोड़ दिया हर एक रैंक के। तो दैट इज़ वाई ये वाइस वर्सा प्रोसेस है। वाइस वर्सा मतलब किंगडम से जब तुम स्पीसीज के तरफ हम लोग जाएंगे तब क्या होगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और एट द सेम टाइम अगर हम लोग स्पीसीज से किंगडम के तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ कैरेक्टर विल बी डिक्रीज्ड। ठीक है, तो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बिकॉज कभी कभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये लाइन बहुत बार आ चुका है। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आई एम पुटिंग दिस लाइन एज ए इम्पोर्टेंट वन। ठीक है, तो यू हैव टू स्टडी दिस लाइन प्रॉपरली। मैंने जो समझाया है क्यों नंबर ऑफ कैरेक्टर बढ़ता है या फिर कम हो जाता है। ठीक है, ये हो गया सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ ए सर्टेन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट अगर देखो हम लोग जो लास्ट टॉपिक है ऑफ दिस लेक्चर विच इज कॉल्ड एज टेक्सोनोमिक एड्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टेक्सोनोमिक टूल्स। तो व्हाट इज टेक्सोनोमिक एड्स और टेक्सोनोमिक टूल्स, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिया है। देखो, टेक्सोनोमिक एड्स आर दोस रिक्वायरमेंट्स फॉर कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, related information which are useful in identification, classification of organism etc. are called taxonomic aids। मतलब किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड अगर अच्छे से करना हो तो उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होता है फॉर कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर या फिर प्रिंसिपल्स फॉलो किया जाता है, प्लस उनका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे लिया जाता है, ऑल दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड टेक्सोनोमिक टूल्स। मतलब सिंपल वर्ड में समझो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम लोग टेक्सोनोमी स्टडी करेंगे तो उसमें जो जो प्रोसीजर्स या फिर प्रिंसिपल्स या फिर रिक्वायरमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, ऑल दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड टेक्सोनोमिक एड्स। तो यहाँ पे अगर देखो द मेन टेक्सोनोमिक एड्स अगर देखो 4 है। क्या क्या है, हार्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क एंड म्यूजियम। तो देयर आर 4 टेक्सोनोमिक एड्स और टूल्स। ठीक है, मेनली क्या क्या है देखो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, क्या क्या है, हार्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स एंड म्यूजियम। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, हार्बेरियम जो है, हार्बेरियम इज बेस्ड ऑन द ड्राई प्लांट और द पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, एट द सेम टाइम म्यूजियम अगर देखो, म्यूजियम में कभी नहीं देखा होगा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म म्यूजियम में रखा है। म्यूजियम इज ऑलवेज यूज टू प्रिजर्व द डेड ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोटोटाइप। तो इसमें मतलब देखो हार्बेरियम एंड म्यूजियम में क्या किस टाइप का हम लोग टेक्सोनोमिक एड्स के हिसाब से यूज़ करते हैं। दीज आर नॉन लिविंग टेक्सोनोमिक एड्स, लिविंग नहीं है, जिंदा नहीं होगा। बोटानिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क अगर देखो, दीज आर द 2 टेक्सोनोमिक एड्स जिसमें ऑर्गेनिज्म जिंदा होगा। जैसे बोटानिकल गार्डन में प्लांट्स आर प्रेजेंट, जूलॉजिकल पार्क में बहुत सारे एनिमल भी होगा। तो ऑल दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रेजेंट इन लिविंग कंडीशन। ठीक है, और हार्बेरियम एंड म्यूजियम के केस में अगर देखो, द एड इज यूज टू स्टडी द डेड स्पीसीज या फिर डेड ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, तो ये हो गया टेक्सोनोमिक टूल्स। तो टेक्सोनोमिक एड्स आर दोस रिक्वायरमेंट फॉर कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन व्हिच आर यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज कॉल्ड एज टेक्सोनोमिक टूल। तो व्हाट आर द टेक्सोनोमिक टूल्स, मेनली हार्बेरियम, second one is botanical garden, third one is zoological parks and fourth one is museum। clear? now हम लोग इस लेक्चर में ओनली किसको स्टडी करेंगे, हार्बेरियम को। ठीक है, तो हार्बेरियम अगर देखो, इसमें अगर देखो व्हाट इज हार्बेरियम, इट इज़ द प्लेस वेयर प्लांट स्पेसिमेंस आर ड्राइड प्रेस्ड एंड माउंटेड ऑन शीट्स एंड प्रिजर्व सिस्टमेटिकली फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, व्हाट इज हार्बेरियम, इट इज़ द प्लेस वेयर प्लांट स्पेसिमेंस आर ड्राइड, मतलब पहले ड्राई किया जाएगा, देन उसको प्रेस फॉर फ्लैटनिंग एंड देन माउंटेड मीन्स हम लोग उस पर्टिकुलर प्लांट स्पेसिमेन को हम लोग चिपकाएंगे ऑन ए शीट विच इज कॉल्ड एज हार्बेरियम शीट एंड प्रिजर्व सिस्टमेटिकली फॉर फ्यूचर यूज विच इज कॉल्ड एज हार्बेरियम। ठीक है, तो हार्बेरियम के साथ रिलेटेड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अगर देखो, द लार्जेस्ट हार्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड इज द रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू लंडन। मतलब इट इज़ द लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन ऑल्सो, प्लस उस रॉयल बोटानिकल गार्डन में जो हार्बेरियम है इट इज़ द लार्जेस्ट हार्बेरियम। ठीक है,
नाउ द लार्जेस्ट हार्बेरियम इन इंडिया इज सेंट्रल बोटानिकल हार्बेरियम, इंडियन बोटानिकल गार्डन में है। कहाँ पे है? शिवपुर कोलकाता में, ठीक है। तो उसमें भी इंडिया का जितना भी प्लेन स्पेसिमेन है या फिर बाहर से भी बहुत सारे प्लेन स्पेसिमेन का हार्बेरियम जो है वहाँ पे कलेक्ट करके प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो इट इज़ दीज आर द टू लार्जेस्ट हार्बेरियम वर्ल्ड वाइड और इन आवर कंट्री। नाउ हाउ टू प्रिपेयर ए हार्बेरियम। हार्बेरियम तो हम लोगों ने पढ़ लिया। हार्बेरियम में क्या करेंगे, एक प्लेन को पहले ड्राई करेंगे, देन प्रेस करेंगे फॉर फ्लैटनिंग एंड देन माउंटेड ऑन द शीट। माउंटिंग मतलब हम लोग उसको फिक्स करके रखेंगे। कैसे? तो हाउ टू प्रिपेयर ए हार्बेरियम, तो क्या क्या स्टेप्स है देखो। फर्स्ट स्टेप अगर देखो, फर्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो, इसको मैं डिस्कस करूँगा कलेक्शन ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट्स मैंने क्यों लिखा है। इसका अगर रीज़न अगर देखो, अगर प्लांट अगर साइज में बड़ा होगा, जैसे सपोज अगर हम लोगों को एक हार्बेरियम बनाना होगा मैंगो का, ठीक है। अगर तुमको छोटा साइज का अगर मैंगो नहीं मिलता तो हम लोग क्या पूरा होल प्लांट को उखाड़ के उसका स्पेसिमेन हार्बेरियम शीट बना सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तब हम लोग क्या करते हैं, उस प्लांट का पार्ट को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर हार्बेरियम, ठीक है। और अगर स्मॉल प्लांट हुआ जैसे हार्ब्स या फिर कोई ग्रास हुआ, तो उनके केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, होल प्लांट को विद द हेल्प ऑफ digger we can pull up the plant from the soil along with their root and then we can fix the plant after drying and pressing। मतलब छोटा प्लांट हुआ तो हम लोग होल प्लांट को यूज़ करेंगे। अगर प्लांट बड़ा होता है देन वी कैन यूज़ द प्लांट पार्ट, इट मे बी लीव्स, इट मे बी फ्लावर, ठीक है। और कभी कभी हम लोग फ्रूट को भी स्टडी करते हैं। अभी फ्रूट के केस में भी और एक चीज़ देखो, फ्रूट क्या है, फ्रूट इज़ ए फ्लैशी पार्ट। उसको हम लोग कभी भी प्रेस या फिर अच्छे ड्राई तो हो जाएगा बट वी आर नॉट एबल टू प्रेस फॉर फिक्सिंग पर्पस। तब हम लोग क्या करते हैं, उस फ्रूट को प्रिजर्वेटिव में डाल के रख देते हैं। जैसे क्या क्या प्रिजर्वेटिव हो सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर एल्कोहल में हम लोग उसको डिप करके रख सकते हैं फॉर आवर स्टडी पर्पस, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू प्रिपेयर हार्बेरियम, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ प्लांट और पार्ट ऑफ प्लांट। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में अगर देखो, दिस वन इज द प्रेसिंग एंड ड्राइंग। प्रेसिंग एंड ड्राइंग, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिंग एंड ड्राइंग अगर देखो, अगर हम लोग नेचुरल मेथड से करेंगे, दिस वन इज बोथ आर सेम। कैसे कर सकते हैं प्रेसिंग, अगर हम लोग ने कोई एक प्लेन पार्ट लिया, सपोज वी आर कलेक्टिंग एयर लीफ ऑफ मैंगो का अगर लीफ हम लोग ने कलेक्ट किया है, उसको कैसे प्रेस भी करेंगे। प्रेस मतलब उसको फ्लैट करना है, प्लस उसको कैसे ड्राई करना है। सिंपल प्रोसीजर क्या है, उस लीफ को हम लोग क्या कहाँ पे डालेंगे, मैगजीन के अंदर या फिर कोई बुक के अंदर, देन प्रेस विथ हेवी सब्सटेंस। या फिर अगर हम लोग कोई भी बुक के अंदर रखेंगे, उस बुक के ऊपर बहुत सारा बुक अगर हम लोग रख देंगे तो उससे क्या होगा, उसके वेट की वजह से जो लीफ जो होगा, लीफ क्या होगा, प्रेस हो जाएगा। प्रेस मतलब फ्लैट हो जाएगा। यानी उस बुक या फिर मैगजीन के अंदर अगर हम लोग कुछ दिन के लिए रखेंगे, सपोज फॉर 10 to 15 डेज या फिर इवन 30 डेज, तब क्या होगा, द पार्ट ऑफ द प्लांट बिकम ड्राई एट द सेम टाइम फ्लैट, एंड दिस प्रोसेस इज द प्रेसिंग एंड ड्राइंग। आजकल आर्टिफिशियली बहुत लोग करते हैं ड्राइंग, कैसे, विद द हेल्प ऑफ हॉट एयर ब्लोअर के मदद से। बट इन नेचुरल मेथड इट इज द बाय यूजिंग बुक्स और मैगजीन अंडर हेवी सब्सटेंस, या फिर कभी कभी हम लोग बिस्तर के नीचे भी डाल सकते हैं। विच इज़ द प्रेसिंग एंड ड्राइंग। आफ्टर प्रेसिंग एंड ड्राइंग हम लोग क्या करेंगे, पॉइजनिंग। पॉइजनिंग क्या है, मतलब जो प्लेन पार्ट हम लोगों ने कलेक्ट किया है उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, ड्राई भी कर लिया, एट द सेम टाइम फ्लैट भी कर लिया, एंड इट इज़ रेडी टू माउंट ऑन द हार्बेरियम शीट। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर उस प्लेन पार्ट को हम लोग रखेंगे नॉर्मली, तब क्या होगा, बहुत सारा इंसेक्ट्स आके उसको डैमेज कर सकता है। नॉर्मली एंड्स या फिर कॉकरोच आके उसको डैमेज कर सकता है, या फिर बहुत सारा इंसेक्ट्स है। और उसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं, उस पूरा प्लेन पार्ट को उस नॉर्मल कंडीशन में, फॉर बाय दिस प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एज पॉइजनिंग। पॉइजनिंग में हम लोग क्या करेंगे, उस प्लेन पार्ट या फिर होल प्लेन जो हम लोगों ने ड्राई एंड प्रेस किया था, उसको ऐसे कुछ केमिकल से हम लोग रखेंगे
उससे क्या होगा, ऑल दिस इंसेक्ट्स आर नॉट एबल टू डैमेज और दे यूज टू एवॉइड द पार्ट ऑफ द प्लांट और द होल प्लांट, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज पॉइजनिंग। एंड देन द लास्ट स्टेप इज कॉल्ड एज माउंटिंग। माउंटिंग मतलब प्रेसिंग एंड ड्राइंग में क्या हो गया, ड्राई भी हो गया एट द सेम टाइम फ्लैट हुआ। देन पॉइजनिंग के वजह से क्या होगा, कोई भी इंसेक्ट आके उसको डैमेज नहीं करेगा एंड दैट पर्टिकुलर होल प्लांट और पार्ट ऑफ द प्लांट जो है इंटैक्ट कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एक शीट होता है विच इज कॉल्ड एज हार्बेरियम शीट, उस हार्बेरियम शीट में हम लोग उसको अटैच करेंगे, ठीक है। तो अटैचिंग का प्रोसेस क्या है, देखो, बाय यूजिंग ग्लू और स्टिचिंग मेथड। ग्लू मतलब हम लोग यूज़ करते हैं कि बहुत सारा स्टिकी सब्सटेंस है, उससे उस पेपर के साथ हम लोग उसको चिपका सकते हैं, या फिर बाई अगर प्लेन पार्ट थोड़ा हेवी हो गया देन वी कैन फिक्स और माउंटिंग बाय स्टिचिंग मेथड, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर देखो पॉइजनिंग कैसे किया जाता है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व द हार्बेरियम फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे अगर देखो बाय यूजिंग एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड, ठीक है। एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं फॉर पॉइजनिंग पर्पस। तो पॉइजनिंग कैसे किया जाता है, यहाँ पे अगर देखो ये जो एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड जो है उसको हम लोग पेन कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में होगा। हम लोग ब्रश लेके उस लिक्विड को ड्राई पार्ट ऑफ द प्लेन में हम लोग पेन कर सकते हैं, तो इससे पेन कर सकते हैं, ये हुआ एक मेथड। दूसरा क्या हो सकता है, अगर द अमाउंट ऑफ एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड अगर ज़्यादा होगा देन वी कैन डिप मतलब पूरा प्लेन को या फिर पार्ट ऑफ द प्लेन को उस सॉल्यूशन के अंदर हम लोग डुबा के रखेंगे, तो उससे क्या होगा, द ड्राई पार्ट ऑफ द प्लेन इजीली यूज टू एब्जॉर्ब ऑल द टॉक्सिक केमिकल, ठीक है। देन आफ्टर दिस पेंटिंग और डिपिंग उस प्लेन पार्ट को हम लोग फिर से क्या करेंगे, अलाउड टू ड्राई इन नॉर्मल टेम्परेचर, फिर से नॉर्मल टेम्परेचर में ड्राई करेंगे, क्योंकि इन वेट कंडीशन वी आर नॉट एबल टू माउंटिंग द स्पेसिमेन। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फिर से ड्राई करेंगे आफ्टर डिपिंग इनटू द मर्क्यूरी क्लोराइड, ठीक है। ड्राई करने के बाद देन वी आर गोइंग टू माउंट ऑन द हार्बेरियम शीट। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक डायग्राम एक पिक्चर दिखाऊंगा, वो हार्बेरियम शीट का है और हार्बेरियम शीट का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो हार्बेरियम शीट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है, एक हार्बेरियम में जनरली इन हार्बेरियम शीट क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है। हार्बेरियम शीट के नीचे की तरफ एक कॉलम में लिखा होगा या फिर एक बॉक्स के अंदर लिखा होता है डेट ऑफ कलेक्शन, मतलब कब उस पर्टिकुलर प्लेन को या फिर पार्ट ऑफ द प्लेन को कलेक्ट किया था। प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से कलेक्ट किया था, तो प्लेस ऑफ कलेक्शन का मतलब क्या है, इससे हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन मिलता है अबाउट द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट ऑफ द प्लेंट, तो इसलिए प्लेस ऑफ कलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। देन लोकल नेम, लोकली उस प्लेन को लोकली क्या नाम दिया जा रहा है, मतलब वर्नाकुलर नेम। देन उस प्लेन का फैमिली, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर फैमिली अगर कोई भी पर्सन बहुत एक्सपर्टीज होगा देन दैट पर्सन कैन इजीली पुट अप द साइंटिफिक नेम, ठीक है। इफ़ इट इज़ नोन, अननोन हुआ तो बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि इसके लिए बहुत सारा लंबा प्रोसेस होगा। तो दीज आर द फ्यू इन्फॉर्मेशन, क्या क्या है देखो, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम, फैमिली, बोटानिकल नेम एंड नेम ऑफ द कलेक्टर। अगर मैंने कलेक्ट किया होगा तो मेरा नाम लिखा होगा उसमें, तो दैट मीन्स दीज आर द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन द हार्बेरियम शीट। तो ये मैंने क्यों डाला इस लेक्चर में, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में एक दो बार आ चुका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट प्रेजेंट इन हार्बेरियम, ठीक है। तो इसमें अगर देखो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ऑल दीज आर प्रेजेंट इन द हार्बेरियम, बट सपोज लिखा होगा कि उसमें ऑर्डर का नाम नहीं लिखा होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द हार्बेरियम शीट। सपोज अगर ऑप्शन में ऑर्डर या फिर क्लास मिल जाता है दैट मीन्स दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द हार्बेरियम शीट, ठीक है। तो ऑल ये तो हो गया। तो यहाँ पे जो मैंने एक पिक्चर डाला है, दिस वन इज द ड्राइड एंड प्रेस्ड पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच इज फिक्स्ड ऑन द हार्बेरियम शीट। तो हार्बेरियम शीट एक लार्ज साइज का पेपर होता है, उसमें जाके हम लोग फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द पिक्चर। अभी देखो हार्बेरियम शीट जो है, हार्बेरियम शीट तो नहीं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हार्बेरियम। फर्स्ट सिग्निफिकेंस अगर देखो, दीज आर यूज्ड एज रेफरेंसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो अगर कोई भी हार्बेरियम शीट बनाने के बाद उसको अगर हम लोगों ने प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लिया, फ्यूचर में अगर कोई भी प्लांट
किसी ने कलेक्ट किया उस प्लेन के साथ हम लोग कंपेयर करके उसको आइडेंटिफाई करने में यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर यूज्ड एज रेफरेंस के हिसाब से, सिंपल वर्ड क्या है, इट इज़ यूज्ड एज रेफरेंस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। सेकंड अगर देखो, हेल्प्स इन कंपाइलेशन ऑफ फ्लोरा, मोनोग्राफ एंड मैनुअल। फ्लोरा से क्या होगा, उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन और कैसे हम लोगों ने उसको प्रिपेयर किया, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन आर इजीली वी कैन गेट फ्रॉम द हार्बेरियम। देन हेल्प्स इन नोइंग मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस फाउंड इन ए स्पीसीज। मतलब एक ही स्पीसीज में अगर डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर दिखाई देता है तो उस हार्बेरियम से हम लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। प्लस यूजफुल फॉर रिसर्च इन प्लांट टेक्सोनॉमी, एंडेंजर स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्पीसीज। मतलब प्लांट के टेक्सोनॉमी भी हम लोगों को समझ में आ जाएगा, वेदर द प्लांट इज, जो हम लोगों ने प्लांट कलेक्ट किया है, वेदर इट इज एंडेंजर स्पीसीज और वल्नरेबल स्पीसीज, ये इस इंफॉर्मेशन को भी हम लोग ले सकते हैं। प्लस इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब दिस टाइप ऑफ प्लांट इज फाउंड इन व्हिच टाइप ऑफ इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ हार्बेरियम। तो हार्बेरियम का सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्या हो सकता है, एंट्रेंस एग्जाम में ट्रू और फॉल्स आ सकता है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस अच्छे से पढ़ लेना। प्लस ये भी आ सकता है, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ हार्बेरियम। 2 या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल अपलोड नेक्स्ट लेक्चर वेरी soon. सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन को दबा देना, क्योंकि नोटिफिकेशन से ही तुम लोगों को मैसेज मिल जाएगा फॉर फ्यूचर अपलोडिंग वीडियोस। एंड बी सेफ एंड स्टडी प्रॉपरली।